फर्स्ट रिएक्शन उनका वही था कि ओ माय गॉड यू आर सो यंग टू हैव दिस। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपका उसी में सब कुछ कवर हो जाएगा। तो वही आप सजेशंस दो, लेकिन आप चार्ज कैसे कर सकते हो? अच्छा इंटेंशन तो मुझे नहीं दिखा, क्योंकि अगर आप किसी को बोल रहे हो कि तुम्हारा लाइफ नॉर्मल नहीं होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अंकिता सिटी। इट्स बिन लॉन्ग कि कोई व्लॉग नहीं आया। मैं चाह रही थी कि एटलीस्ट वीक में एक व्लॉग डाल पाऊँ ताकि पढ़ाई और व्लॉगिंग दोनों बैलेंस तरीके से चले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। आई वॉज डायग्नोस्ड विद गोल्ड ब्लैडर स्टोन। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी 1 महीना तो रेस्ट ही लेना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी बारे में वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग को ऐसे ही ख़त्म नहीं कर देना है 2 वीडियो डाल के फिर एकदम से गायब, शुरू होते ही ख़त्म। क्योंकि चैनल का चलना ना चलना तो बात की बात है, लेकिन दिस इज समथिंग आई रियली एंजॉय डूइंग और मैं सालों से सोच रही थी कि मुझे ये करना है। तो मैंने सोचा इसी बारे में वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि जब से मुझे प्रॉब्लम हुआ है इस चीज़ का, तब से मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है और बहुत कॉमन हो रहा है ये चीज़। तो कैसा सिम्टम्स होता है, सर्जरी के टाइम क्या होता है, सर्जरी के बाद कैसा फील होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने सोचा कि मैं इसमें डिस्कस करती हूँ। और लास्ट में मैं उन लोगों को कुछ कहना चाहूँगी जो अचानक से बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं ना। उनका कुछ अलग सा ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया हुआ है जहाँ पे उन्होंने वही सीखा है कि हाउ टू मेक समवन फील बैड। तो उनके लिए कुछ कहना चाहूँगी। आई थिंक इट इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि आप लोग अलग तरीके का ट्रॉमा देते हो किसी भी इंसान को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इन माई केस आज से करीबन 1.5 साल पहले मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा था। इतना ज़्यादा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मेडिसिन, नॉर्मल एसिडिटी का मेडिसिन और होम रेमेडीज़ कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे ब्लड टेस्ट दिया। उन्होंने यूएसजी का नहीं बोला था, अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं बोला था, सिर्फ ब्लड टेस्ट किया। उन्होंने बोला सब कुछ नॉर्मल ही है, तुम बस अपने खाने में फाइबर इंटेक थोड़ा ज़्यादा करो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो फाइबर हम लोग का होता ही था खाने में, फ्रूट्स तो चलता ही था, फिर साग भी हम लोग खाते रहते थे ऑलमोस्ट एवरीडे। तो फिर भी हमने अपना खाना में ग्रीन्स थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया था, तो उससे कुछ ही दिनों में मैं ठीक हो गई थी। उसके बाद 1.5 साल तक मुझे कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं था। तो अभी लास्ट मंथ को मेरा फाइनल एग्जाम था 3rd सेमेस्टर का। तो तब मुझे अचानक से हल्की हल्की सी दर्द महसूस हो रही थी पेट में, वो भी करंट मारने के जैसा। मतलब अभी आया अभी चला गया, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस बहुत ज़्यादा पेन है। और मुझे कमर में भी हल्की हल्की सी दर्द हो रही थी। मैंने मम्मी को बोला तो मम्मी ने बोला कि अभी मेडिसिन खा के तुम एग्ज़ाम दो, फिर एग्ज़ाम के बाद हम लोग डॉक्टर से बात करने जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा योगा बंद हो चुका था। आज से 1.5 साल पहले तक, जब तक मेरा मास्टर्स का क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था, तब तक मैं रोज़ सुबह उठ के एक्सरसाइज किया करती थी। लेकिन जब से मास्टर्स का क्लास स्टार्ट हुआ, क्योंकि फ्लड की वजह से हमारा यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 4 महीना पीछे चल रहा था बाकी यूनिवर्सिटी से, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था। असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, एग्ज़ाम्स, 4-4, 5-5 महीने में हमारा सेमेस्टर ख़त्म हो रहा था। तो इस वजह से मैं खुद पे उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो रहा है, बैठे बैठे पढ़ना, बैठे बैठे सब कुछ करना, इस वजह से ही मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था होगा और इसी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो वही 14 मार्च को हम गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने यूएसजी दिया। तो क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यूएसजी दिया जाएगा, तो मैंने ब्रेकफास्ट किया हुआ था, लेकिन हेवी नहीं किया था, बस 2 स्लाइस ब्रेड का खाया हुआ था। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि कुछ नहीं होता है हल्का खाने से, तुम करा लो। तो हम गए आरोग्य हॉस्पिटल में, वहाँ पे टेस्ट कराया। तो डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने फर्स्ट रिएक्शन उनका वही था कि ओ माय गॉड यू आर सो यंग टू हैव दिस। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। फिर उन्होंने कहा तुमने कुछ खाया है क्या? मैंने कहा हाँ मैंने ब्रेड खाया है। तो उन्होंने कहा तो शायद गलत रिपोर्ट दिखा रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टोन्स दिखा रहे हैं और वो साइज भी काफ़ी बड़ा है। तो एट दिस एज इतना बड़ा स्टोन नहीं होना चाहिए था। तो एक काम करो, तुम 1 महीना बाद फिर से आओ। मैंने कहा फिर मैं कल ही आती हूँ, 1 महीना तक कौन वेट करेगा। फिर नेक्स्ट डे हम फिर से गए।
तो उस दिन हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने यूट्यूब में, इंटरनेट में, हर जगह जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है हर जगह मैंने सर्च कर लिया क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और मेरे सिम्टम्स बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। तो सिम्टम्स जो इंटरनेट बोल रहा था वो ऐसा था कि आपको बहुत ज़्यादा कंस्टेंट पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, रात को 12 बजे के बाद स्पेशली पेन स्टार्ट होता है, फिर राइट शोल्डर में पेन होता है, जॉन्डिस दिखता है। तो मेरा तो ऐसा कुछ भी सिम्टम मैच नहीं कर रहा था। पिछला दिन भी जब डॉक्टर ने चेक किया था तो उन्होंने जहाँ पे गोल ब्लैडर होता है वहाँ पे प्रेस करके देखा था कि पेन है क्या, तो तब भी मुझे पेन नहीं हुआ था। तो मुझे भी लगा कि शायद जो रिपोर्ट्स आया पिछला दिन वो गलत ही होगा, कल कुछ और ही रिपोर्ट आएगा। तो मैं अगला दिन खाली पेट फिर पहुंच गई डॉक्टर के पास, और जाते जाते मैं व्लॉगिंग भी कर रही थी क्योंकि मुझे तो लगा था कि कुछ नहीं आने वाला है रिपोर्ट में। लेकिन जब हम पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा, मतलब फिर से चेक किया और कहा कि इट्स कन्फर्म दैट यू हैव गॉलस्टोन्स। तो उसके बाद जो साइड में लेडी होती है ना जो रिपोर्ट लिखती है, उन्होंने उनको कहा वील हैव टू चेंज द रिपोर्ट। तो मतलब उनको भी लगा था कि कुछ नहीं आने वाला है क्योंकि इतना बड़ा कैसे इतना जल्दी। तो इसके बाद मैं बाहर निकल के मैंने मम्मी को नहीं बोला कि इतना ज़्यादा स्टोन बता रहा है, मैंने बोला उनके हिसाब से थोड़े से है छोटे छोटे स्टोन, लेकिन फिर हम और एक बार चेक करा लेते, कंफर्म सेकंड ओपिनियन ले लेते। फिर हम पहुंच गए डॉक्टर अग्रवाल स्कैन लैब दीमापुर में, वहाँ पे चेक कराया और वहाँ पे भी सेम रिपोर्ट आया। फिर अग्रवाल स्कैन लैब से रिपोर्ट लेके हम पहुंच गए डॉक्टर शेट्टी के पास। तो ये तो मुझे पता था कि अगर आपको गोल ब्लैडर में स्टोन है तो आपको सर्जरी कराना ही पड़ेगा, होम्यो या फिर आयुर्वेद से इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। किडनी का निकल जाता है लेकिन इसका तो कोई ऐसा और रास्ता है ही नहीं। तो मैंने माँ को बोला अगर इसको कराना ही है तो कल ही कराते हैं, क्योंकि मुझे इसको लेके नहीं रखना है, अभी फाइनल एग्जाम्स है सामने, तो अगर अचानक से पेन बढ़ा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो मम्मी ने बोला जल्दी ही करेंगे लेकिन इतना हड़बड़ी नहीं कि कल ही कर ले, घर पे भी बात करना पड़ेगा। तो उसी बीच हमारा नंबर आया और डॉक्टर ने कहा कि वो यहाँ पे कुछ दिन नहीं है, मतलब 15th को हम गए थे तो वो 20th को आएंगे, मतलब 19th तक वो नहीं रहेंगे। तो हमें सोचने का भी टाइम मिल गया, हमने 20th का डॉक्टर को बोल के हम घर वापस लौट गए। फिर 20th को हम गए, 20th को वहाँ पे जाके हमने रिपोर्ट्स लिया जो हमने पहले ही सैंपल दिया हुआ था। तो रिपोर्ट लेके सारा रिपोर्ट नॉर्मल था तो उन्होंने एडमिट कर दिया मुझे। उन्होंने कहा कि 12 बजे के बाद और मैं कुछ भी खाना नहीं खा सकती हूँ, 12 बजे से पहले जितना खाना है खा लो, क्योंकि मेरा इवनिंग को 7:30 को सर्जरी था। तो 12 बजे से 5 बजे तक तो ऐसे ही नॉर्मली रखा मुझे। 5 बजे से मेरा सलाइन स्टार्ट हुआ और उन्होंने शायद 4 या 5 इंजेक्शंस लगाए। कैन्यूला में ही थे ज़्यादातर, 1-2 बॉडी में था। तो ओटी में जाने से पहले तक मुझे उतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। हाँ, ह्यूमन माइंड है, थोड़ा बहुत अजीब ख्याल आ जाते हैं, लेकिन वो बस 5% था। वो चीज़ आपने भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आपका कोई स्पिरिचुअल गाइड है और आपने खुद को उनके पास पूरी तरीके से सरेंडर किया हुआ है तो आप देखोगे कि आपको डर कम लगता है। तो मुझे भी ऐसा था कि हाँ वो तो है ही ना, वो देख लेंगे, वो सब ठीक कर लेंगे, वो कुछ ऐसा बुरा नहीं होगा, तो मैं कॉन्फिडेंट थी। और जो वो 5% टेंशन था वो भी मैं अपने फेस पे नहीं आने दे रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मम्मी डरी हुई है, तो अगर मैंने दिखा दिया कि मैं डर रही हूँ तो वो और भी ज़्यादा डर जाती। फिर मुझे ओटी में लेके गए, मैं हंसते खेलते ओटी में गई। फिर उन्होंने ओटी बेड में मुझे सुलाया और फिर मुझे थोड़ा थोड़ा नर्वसनेस होने लगा। तब मैं खुद से बात कर रही थी कि कुछ नहीं होगा, मत डरो, सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच बात करते करते खुद के साथ नर्स आई, उन्होंने मेरा दोनों हाथ बांध दिया और फिर साइड में कुछ पैडेड ब्लॉक सा लगा दिया, शायद वो कुछ किसी सपोर्ट के लिए लगाते होंगे। फिर उन्होंने मेरे एक हाथ में बीपी का कफ लगा दिया, जो कि थोड़ी देर बाद खुद ही पंप हो रहा था, और दूसरे हाथ में मेरा सलाइन चल रहा था। साइड में बहुत सारे मॉनिटर्स थे। इसके बाद एक डॉक्टर आए जो कि डॉक्टर शेट्टी नहीं थे, वो शायद एनेस्थेशिया के डॉक्टर थे। वो आके मेरे साइड में बैठे। आई कुड नॉट सी हिम बट आई कुड लिसन टू हिम। तो उन्होंने एक ग्रीन कलर का ऑक्सीजन मास्क सा कुछ ऐसे मेरे मुंह के सामने वो ला रहे थे और वो मुझे पूछ रहे थे कि क्या पढ़ती हो, कौन सा सब्जेक्ट है। फिर मैं अपना सब्जेक्ट उनको बता ही रही थी, लाइफ साइंस एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। उसके बाद और मुझे कुछ भी याद नहीं है।
द लास्ट वर्ड मेरे मुंह से जो निकला, लाइफ साइंस एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, वो बोलते ही बोलते ऐसा बेड इस तरीके से नीचे तरफ आ रहा था। तो वो नर्स ने उसको नीचे किया था या फिर एनेस्थीसिया का इफेक्ट था, मुझे नहीं पता। और उसके बाद जब मेरा आँख खुला तो मैं अपने बेड पे थी। फिर मुझे लगा कि जो मैं ओटी में गई ये सब कुछ एक सपना था क्या, क्योंकि बिल्कुल भी पता नहीं चला एनेस्थीसिया की वजह से। फिर मैंने इशारे में सबको पूछा कि हो गया क्या सर्जरी, तो उन्होंने कहा कि हाँ हो गया। तो ऐसा पेन जैसा भी कुछ महसूस नहीं हो रहा था, बस मेरा पाँव बहुत काँप रहा था और गला भी टूट गया था। उसके अलावा ऐसा और कुछ प्रॉब्लम मुझे तब फील नहीं हो रहा था। फिर मैं सो गई और 11:15 को मेरा आँख फिर से एक बार खुला। तब भी मैंने देखा कि सब लोग जगे हुए हैं, तो मैंने उन लोगों को पूछा आप लोग क्यों जगे हुए हो, आप लोग सो जाओ। और शायद मैं जिद भी कर रही थी कि मुझे अभी ही स्टोन दिखाओ, मुझे देखना ही है कैसा दिखता है। तो वो मुझे बाद में पता चला। ये सब करके मैं फिर से सो गई। सुबह 3 बजे तरफ मुझे फिर से बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो मेरी आँख खुली और जो पाँव काँप रहा था ना रात को, उस वजह से मुझे सॉक्स लगाया गया था। तो जो सॉक्स का बॉर्डर एरिया होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जल रहा था। तो रात को 3 बजे मुझे किसी को उठाना नहीं था, तो मैंने पाँव रगड़ रगड़ के सॉक्स तो खोल दिए, लेकिन पानी मैंने नहीं पिया क्योंकि खुद से पानी नहीं ले पा रही थी। थैंकफुली नहीं लिया था क्योंकि मुझे नहीं पता था अलाउड नहीं है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी, मैंने नर्स को कहा मुझे पानी पीना है। नर्स ने कहा कि जब तक डॉक्टर नहीं आते हैं तुम पानी नहीं पी सकती हो, अभी तुम बस फ्रेश हो जाओ। तो फ्रेश होने के लिए जब मैं उठी तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आया। तो पहली बार मैं उठी थी आफ्टर सर्जरी, तो वो एनेस्थीसिया की वजह से चक्कर आया। तो मैं थोड़ी देर 5 मिनट जैसा फिर से लेटी और फिर जब उठी तो मैं ठीक थी। तो ये सब मैं इतना डिटेल्स में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर ऐसा कोई है जो जा रहे हैं सर्जरी के लिए, तो उनको एटलीस्ट पता हो कि क्या क्या हो सकता है और डरे ना, मतलब पैनिक जैसा कोई बात नहीं हो। तो फिर डॉक्टर आए, उन्होंने मुझे लिक्विड लेने को बोला उस दिन, जितना हॉर्लिक्स हो, फ्रूट जूस हो, ये सारी चीज़ें सॉलिड खाने को उस दिन मना किया। तो उस दिन मैं लिक्विड डाइट पे ही थी। फिर उस दिन 5 बजे तरफ से मुझे पेन स्टार्ट हुआ। मैंने नर्स को इन्फॉर्म किया कि मुझे पेन हो रहा है, तो उनका कहना था कि अगर आप 8 बजे तक रुक जाओ तो फिर आपको हम लोग तभी पेन किलर देंगे, तो आपको पूरा रात प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी अगर देंगे तो बीच रात में फिर पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि हाँ बेयरेबल है, मैं सह लूँगी। लेकिन और एक इंसान थे जिनका मेरे साथ ही सर्जरी हुआ था, उनका बेयरेबल नहीं था, वो दर्द से चिल्ला रहे थे। तो उनको उसी वक्त पेन किलर दिया गया था। तो पेन का जितना मुझे लगता है वो बॉडी पे डिपेंड करता होगा, क्योंकि पेन किलर का जो इंजेक्शन है वो भी लोगों ने कहा था, जिन्होंने मेरे से पहले कराया था सर्जरी, उनका कहना था कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, कि सह ही नहीं सको ऐसा। लेकिन उतना नहीं था, पेनफुल था लेकिन ना सह पाने जैसा नहीं था। फिर तो अगला दिन सुबह मुझे डिस्चार्ज दे दिया उन्होंने। 15 दिन तक का मेडिसिन दिया था, विटामिन, एंटीबायोटिक, पेन किलर, फिर लिवर का, ये सारा मेडिसिन दिया। और 8 दिन बाद 28 को उन्होंने बोला कि आप सिलाई कटवाने आना। 2 बजे को बुलाया था उन्होंने। तो सिलाई कटवाने के वक्त भी ऐसा कुछ सच पेन नहीं होता है। उन्होंने मुझे कहा था कि एक जगह पे सिलाई बहुत ज़्यादा सूख गया है, तो फिर आपको वहाँ का जब मैं निकालूंगी तब आपको थोड़ा दर्द होगा। तो मैं वेट कर रही थी कि हाँ अभी दुखेगा, अभी दुखेगा, अभी दुखेगा, लेकिन पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा हो गया, तो ऐसा कुछ दुखता नहीं है। और फिर उन्होंने एक मलहम दिया लगाने के लिए 5 दिन का, और उसके बाद और उनके पास जाने को नहीं कहा। तो उतना ही था। एक्सपेंस की अगर बात करूँ तो मेरा 50,000 में सब कुछ हो गया। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपका उसी में सब कुछ कवर हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस मेरा भी था, लेकिन डॉक्टर शेट्टी के वहाँ पे वो काम नहीं करता है। तो क्योंकि हमने डॉक्टर शेट्टी के बारे में सुना हुआ था, तो हम उन्हीं के पास कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, तो हम कहीं और नहीं गए जहाँ पे वो काम करता है। तो 50,000 में मेरा टेस्ट, मेडिसिन, आने जाने का, गाड़ी का फेयर, खाना पीना, सब कुछ 50,000 के अंदर हो गया। प्रॉब्लम्स की अगर बात करूँ तो मेरा तो बस 15 डेज ही हुआ है सर्जरी हुए, तो और मेरा मेडिसिन भी चल रहा है, तो अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक डिफरेंस मैं फील करती हूँ कि मैं जितना खाती थी, मेरा क्वांटिटी थोड़ा कम हो गया है खाने का। ऐसा नहीं है कि खाने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन कम खाने से मैं फुल फील करती हूँ।
तो उसके अलावा मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने बाकियों को पूछा था जिनका 30 इयर्स पहले भी सर्जरी हुआ है, तो उन लोगों का कहना था कि सच 30 इयर्स से उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एक जन ने कहा है कि उनको दूध खाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आफ्टर ईयर और सो, मेडिसिन वगैरह पूरी तरीके से बंद होने के बाद। लेकिन सबने मुझे वही एडवाइस किया है कि तुम खा खा के देखो, और अगर कुछ खा के ऐसा फील हो रहा है कि वो अच्छे से नहीं पच रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो स्किप कर दो। उसके अलावा ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मुझे ये प्रॉब्लम डायग्नोस हुआ तो बहुत सारे लोग मुझे मिलने आए, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंसेस बताया। अगर उनके आसपास में दोस्तों में किसी को प्रॉब्लम हुआ, उनसे फ़ोन करके पूछ के फिर मुझे बताया कि ऐसा होता है वैसा होता है। एंड आई एम रियली थैंकफुल उन लोगों का। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि मुझे पता है तो तुमको क्यों हुआ है, तुम पानी नहीं पीती थी। पूछा नहीं, डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया कि तुम पानी नहीं पीती थी, ज़्यादा तेल मसाला खाती होगी। डॉक्टर ने ऐसे कैसे बोल दिया कि तुम्हारा लाइफ नॉर्मल रहेगा, सृष्टिकर्ता ने जैसे तुमको बनाया है अभी तुम वैसे नहीं हो। तो मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि तुम्हारा लाइफ अच्छा रहेगा, प्रॉब्लम तो होगा ही। फिर कहा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से तो बहुत प्रॉब्लम होता है लाइफ में, और ऐसा बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ मुझे उन लोगों ने आके कहा। उन लोगों ने पूछा नहीं कि क्या ऐसा है, क्या तेल ज़्यादा खाते हो क्या, कुछ नहीं, बोल दिया डायरेक्ट, उनको पता है। तो मैंने उनको डॉक्टर गलत बोला, वो अंतर्यामी है क्योंकि वो मेरे पास रहते तो नहीं है, लेकिन उनको मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि मेरा जो अपब्रिंगिंग है वो मेरी मम्मी ने किया है, क्योंकि मेरे पापा का बहुत सालों पहले डेथ हो गया था जब मैं 11 इयर्स की थी। तो उसके बाद से मम्मी ने ही मुझे पाला है, और जितने भी लोग हमारे क्लोज हैं उन सभी को पता है कि मेरा किस तरीके से घर पे ख्याल रखा जाता है। पानी, फ्रूट्स टाइम टाइम पे हमेशा दिया जाता है, हर घंटे पानी देना। अगर मैं और मम्मी साथ नहीं है तो उनका कॉल आ जाता है कि पानी पीने का टाइम हो गया है, फ्रूट्स खाने का टाइम हो गया है, खा ले पी ले। तेल मसाला का आपने कहा, जो लोग हमारे घर पे रहे हैं, जिन्होंने हमारे घर पे खाना खाया है, उनको पता है कि हमारे खाने में नेग्लिजिबल अमाउंट में तेल और मसाला पड़ता है, हम ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाते हैं। प्लस बाहर का खाना, मेरे आसपास 2 कैंटीन्स हैं, एक जंक फूड स्टॉल है, बहुत सारे दुकानें हैं। वो लोग कभी कभी मम्मी को पूछते हैं कि आपकी बेटी यहाँ पे रहती भी है कि नहीं, क्योंकि उसका शक्ल ही नहीं दिखता है हमें। मैं नहीं जाती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ, बिल्कुल नहीं छूती हूँ, नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत ही लिमिटेड है मेरा बाहर का खाना, ये एक्सेस में मैं कभी नहीं खाती हूँ। चिप्स वगैरह तो पता नहीं साल में 1-2 भी पड़ता है कि नहीं, चॉकलेट्स वगैरह तो बहुत ही कम खाती हूँ। तो इस तरीके से मम्मी ने मेरा आदत डलवा के रखा है, इस वजह से मेरा ये सब में खाने में उतना वो नहीं है कि मुझे खाना ही पड़ेगा, मुझे रोज़ चिप्स चाहिए, मुझे रोज़ चॉकलेट्स चाहिए, रोज़ बाहर खाना, ऐसा कुछ भी मेरे आदत में नहीं है। और मेरी मम्मी एक ऐसी फैमिली से आती हैं जहाँ पे उनके ग्रैंडफादर, मतलब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, आज से 100 साल पहले डॉक्टर रह चुके हैं। मेरे एक मैटरनल ग्रैंडपा है जो प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर रहे थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया। मेरे ग्रैंडपा उस वक्त के कॉटन कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं, और बाद में वो कामरूप हाई स्कूल के हेडमास्टर भी थे। तो वो लोग उस वक्त से एजुकेटेड थे। मेरे मम्मी के फैमिली में जितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, मास्टर्स डिग्री होल्डर, पीएचडी होल्डर्स अलग अलग सब्जेक्ट में है ना, वो लोग अगर चाहे खुद का एक अलग से यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि लाइफ का जो बेसिक लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, वो कैसे बिताना होता है उनको पता नहीं होगा? और अगर आप सजेशंस देते, क्योंकि सीखने का कभी एंड नहीं होता है ना, अगर आप कुछ सजेशंस देते तो वो अलग बात था, लेकिन आपका क्या था, वो सजेशन तो नहीं था। आपका उसमें अच्छा इंटेंशन तो मुझे नहीं दिखा, क्योंकि अगर आप किसी को बोल रहे हो कि तुम्हारा लाइफ नॉर्मल नहीं होने वाला है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, व्हाट इज़ द गुड इंटेंशन इन इट? मुझे तो कोई अच्छा इंटेंशन नहीं दिख रहा है आपके बातों में। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कैसा पानी पीना होता है, कैसा खाना खाना होता है, किसको नहीं पता?
सबको पता है, बचपन में सिखा दिया जाता है कि अगर पानी साफ नहीं है तो पानी को उबाल के पियो। ये तो बेसिक लाइफस्टाइल है ना, तो क्यों नहीं पता होगा, क्यों लगता है कि पता नहीं होगा। तो बात वही है कि आप सिखाओ, आप सजेशंस दो। सजेशंस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी सीखना चाहते हैं, लेकिन ये तो सिखाना नहीं है, ये सजेशंस नहीं है, ये कुछ और ही है। आपका इंटेंशन अच्छा है, आप ऐसे बोलते हो, लेकिन हमें अच्छा इंटेंशन नहीं दिखता है इसमें कुछ। आप कहोगे कि इतना आता है तो फिर क्यों प्रॉब्लम हुआ। तो ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन का प्रॉब्लम है ना, वो जेनेटिकली फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आता है। वो मैं नहीं कह रही हूँ, मेडिकल साइंस कहती है। तो मेरे फादर को भी गॉल ब्लैडर में स्टोन था, तो मोस्ट प्रोबेबली वो उस वजह से मुझ में आया। और अगर उस वजह से नहीं भी आया होगा, फिर भी तो आजकल का खाना पीना प्योर नहीं है ना। आप कहाँ से लाओगे ऑर्गेनिक खाना, कहाँ से, कहीं पे भी तो नहीं मिलता है। तो उस वजह से आजकल मैक्सिमम लोग सफ़र कर रहे हैं। तो वही आप सजेशंस दो, लेकिन आप चार्ज कैसे कर सकते हो। ये जो आपने कहा कि मैं नहीं मानता हूँ कि तुम ठीक रहोगी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जैसा बनाया गया है तो वो तो वैसा रहा नहीं है, तो कैसे नॉर्मल रह सकता है। शायद नहीं रह सकता होगा, लेकिन ये बोलने वाली चीज़ है। एक जो कैंसर पेशेंट अपने लास्ट स्टेज में भी होता है, तब भी हम उसको जाके क्या कहते हैं कि तुम ठीक हो जाओगे। तो जब कोई सफ़र कर रहा होता है ना, तो आप ऐड मत करो उसमें। और अगर ये चीज़ आपको खुशी देती है, तो फिर आप देखो आप क्या कर रहे हो लाइफ में। और हमारे लाइफ में ना ऑलरेडी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती है, बाहर के बहुत सारे नेगेटिविटीज़ के साथ हमें फाइट करना होता है। तो अगर हमारे अंदर भी नेगेटिविटी ही होगा तो हम कैसे ग्रो करेंगे। पर्सनल ग्रोथ तो चाहिए ना लाइफ में। तो जब सब कुछ के साथ फाइट करने के बाद, सारे डिफ़िकल्टीज़ के साथ फाइट करने के बाद हमको थोड़ा टाइम मिलता है, उस टाइम को आपके हिसाब से हमें कैसा यूटिलाइज करना चाहिए। किसी और का बुरा सोचने में, किसी और का बुरा करने में, या खुद का अच्छा करने में। बेनिफिट किस में है। किसी और के बुरा करने में आपका कोई बेनिफिट तो नहीं है, उसको शायद आप हार्म कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन आपका क्या बेनिफिट है। तो सोचिए आप इस बारे में, प्लीज ग्रो अप। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं कोशिश करूँगी कि आपसे रेगुलर रह पाऊँ।